जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सारे। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट टू क्लास थी, उसके अंदर हमने राव गंगा जो है उसकी चर्चा कर ली थी। और एक जो उसका अभियान था नागौर का, नागौर की जो विजय थी वो छोड़ दिया था। और मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम गंगा की। दोस्तों गंगा ने जालोर पर आक्रमण कर दिया। जालोर पर आक्रमण क्यों किया? एक तो सिकंदर खां था और एक गजनी खां था, दो भाई थे, उत्तराधिकार संघर्ष कर रहे थे। उसका फायदा उठा लिया गंगा ने, आक्रमण कर दिया। दूसरा जो आक्रमण करता है गंगा, क्या करता है? नागौर पे करता है। क्या करता है? नागौर। और नागौर पे क्यों करता है वो समझना। नागौर का एक शासक होता है जिसका नाम होता है दौलत खां। क्या शासक शासक होता है जिसका नाम क्या होता है? दौलत खां। अब क्या होता है, गंगा का चाचा होता है जिसका नाम होता है राव शेखा। क्या नाम होता है उसका? राव शेखा। ये राव जो शेखा है, ये राव शेखा क्या है? गंगा का चाचा ही। तो ये क्या करता है, ये मिल जाता है किससे? दौलत खां से मिल जाता है ये। और दौलत खां को कहता है कि भाई तू गंगा के ऊपर आक्रमण कर दे, गंगा को मार देंगे। जैसे गंगा को मारेंगे और जो मारवाड़ है उसका अधिकार कर लेंगे। क्या दिक्कत है भाई? सही बात ही नहीं है। दौलत खान ने यही किया। और 1529 ईस्वी के अंदर, 1529 ईस्वी के अंदर एक युद्ध होता है, सेवकी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? सेवकी का युद्ध होता है। ये जो सेवकी का युद्ध है किस किसके बीच में होता है? मारवाड़ की तरफ से तो कौन है? राव गंगा। और इस राव गंगा की सहायता कौन करता है? बीकानेर का राव जेठ सिंह। इसकी सहायता कौन करता है? बीकानेर का राव जेठ सिंह। ठीक है दोस्तों, सेवकी के युद्ध में गंगा की सहायता कौन कर रहा है? तो राव जेठ सिंह कर रहा है, वर्सेस दौलत खां। और दूसरा कौन है? राव शेखा। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध के अंदर क्या होता है, गंगा जो इस युद्ध में जीत जाता है और हारता कौन है? दौलत खां हार जाता है। परंतु राव शेखा क्या हो जाता है? ये मर जाता है युद्ध के अंदर। तो युद्ध भूमि के अंदर कौन मर जाता है? राव शेखा मारा जाता है। हार जाता है कौन? दौलत खां। जीतता कौन है? राव गंगा जीत जाता है। इसी युद्ध के अंदर एक कहानी है कि दौलत खां के पास एक हाथी था, उसका नाम था दरिया जोश। हाथी का क्या नाम था? दरिया जोश नाम का एक हाथी था राव गंगा के दौलत खां के पास में। तो सुनना ये कहानी। कहते हैं कि ये जो हाथी था बहुत समझदार था। और इस हाथी के बारे में पता चल जाता है, क्या कहते हैं, गंगा को। ठीक है। हालांकि इस युद्ध के बाद में ये हाथी कहाँ चला जाता है? मेड़ता के अंदर चला जाता है। और मेड़ता के अंदर उस समय जो शासन कर रहा था उसका नाम था वीरमदेव। उसका नाम क्या था? वीरमदेव। तो वो हाथी क्या करता है, जब मेड़ता चला जाता है, वीरमदेव उसको अपने पास में रखता है और उसको खिलाता पिलाता है, बढ़िया रखने की कोशिश करता है उसको। ये चीज पता चल जाती है किसको? मालदेव को, कि भाई दौलत खां के पास में हाथी था दरिया जोश नाम का, जो बहुत ही समझदार हाथी था। तो मालदेव क्या है, उस हाथी को पाने की जिद कर लेता है कि मुझे तो ये हाथी चाहिए किसी भी हालत में। और कहता है ये पता लगाओ कि ये हाथी वर्तमान में कहाँ है। तो वर्तमान में पता चलता है कि ये हाथी मेड़ता का एक राजा है वीरमदेव, उसके पास में है। तो मालदेव क्या करता है, पत्र भिजवाता है वीरमदेव के पास में और कहता है कि अगर तू सलामती चाहता है तो हाथी को मेरे पास भेज दे। वीरमदेव मना कर देता है कि भाई मैं हाथी को कैसे दे दूं ऐसे। पर एक शर्त रखता है कि अगर आप हमारे घर आओ मेहमान बन करके तो मैं जरूर आपको ये हाथी दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो वो कहते हैं कि जब मालदेव मेड़ता जाता है और मालदेव की बढ़िया मेहमान नवाजी की जाती है वीरमदेव के द्वारा। और वीरमदेव के द्वारा मालदेव को ये आश्वासन दिया जाता है कि आप मारवाड़ पहुंचो, आप जैसे मारवाड़ पहुंचोगे मैं इस हाथी को यहाँ से रवाना कर दूंगा और ये हाथी यहाँ तक पहुंच जाएगा, फिक्र मत करो इस चीज की। मालदेव को यकीन हो जाता है, मालदेव मारवाड़ पहुंच जाता है। अब क्या होता है, वीरमदेव हाथी को रवाना कर देता है मारवाड़ के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि रास्ते में उस हाथी की मृत्यु हो जाती है। रास्ते में क्या हो जाती है उस हाथी की?
मृत्यु हो जाती है। जब मालदेव को ये चीज पता चलती है कि उस हाथी की मृत्यु हो गई है, तो मालदेव को विरमदेव से बहुत गुस्सा आता है, और मालदेव ये समझता है कि विरमदेव ने इस हाथियों को जरूर जरूर जहर खिला के भेजा है, और इस कारण से ये हाथी क्या है, मर गया। और कुछ कहते हैं कि युद्ध के अंदर उसे कुछ घाव लगे थे, उन घाव के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर जो भी बात रही होगी, हाथी की मृत्यु हो जाती है। इस कारण से मालदेव विरमदेव से नाराज हो जाता है। और हम पढ़ेंगे जब मालदेव राजा बनता है, और जब वो परगने जीतता है, तो किस पे आक्रमण करता है, मेड़ता पे आक्रमण करता है, और मेड़ता की विरमदेव उसको हराता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी किसकी थी, ये कहानी थी दरिया जोश की। उतार लो, ये वाली बात उतार लो। अब सुनना, एक बात है कि क्या कहते हैं कि जो राव गांगा है, उस राव गांगा की मृत्यु के संबंध में हमें एक मत देखने को मिलता है, मत प्रचलित है। और वो क्या है, सुनना, कि जो राव गांगा था, ये राव गांगा अफीम का नशा करता था। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो सेम का युद्ध था, इस सेम के युद्ध में भी राव गांगा ने अफीम खा ली थी। अफीम खा करके इसने युद्ध किया था। अफीम खाने के बाद ये मन मस्त हो गया, इसका पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, नशा होता तो पता चला तो जीत गए। फिर ये बात है कि राव गांगा किसका नशा करता था, अफीम का नशा करता था गांगा, अफीम का नशा करता था। अब इस गांगा की मृत्यु के संबंध में दो मत प्रचलित है। पहला तो है विश्वेंद्र नाथ, विश्वेश्वर, विश्वेश्वर नाथ देव। ये विश्वेश्वर नाथ देव तो ये कहता है कि भाई गंगा ने एक दिन बहुत सारी अफीम खा ली, और वो मारोडू किला के छत पर टहल टहल रहा था। छत पर टहल रहा था, तो क्या कहते हैं, एक झरोखा था, झरोखे के पास गया, और वहां पे पेड़ फिसलने से क्या हुआ, नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया, जो उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तो विश्वेश्वर नाथ रेव कहता है। परंतु गंगा की हत्या करी थी पंडित गौरीशंकर ओझा। पंडित गौरीशंकर ओझा क्या कहता है कि कहा, छत तो खिड़की से गिर के नहीं मरा था, इसकी तो क्या है, हत्या की गई थी। और इसकी हत्या किसने की थी, इसकी हत्या की थी मालदेव ने। मालदेव ने कैसे हत्या कर दी भाई, तो मालदेव ने ऐसा हत्या की कि छत पर तो टहल रहा था, इसके साथ साथ में है कुछ संयोगी विदेश के, जैसे भाण हो गया, सुखनाथ हो गए, वो भी साथ में थे। तो कहते हैं पीछे से मौका देख करके मालदेव ने इसको धक्का दे दिया, और गंगा खिड़की से गिरकर मर गया। और इसी के बाद पर एक कहानी भी प्रचलित है, कहानी का एक दोहा प्रचलित है वहां पर। और वो दोहा क्या है, भाना पहला पड़ी पड़ियो, पड़ियो मुले पर हाथ, गंगा गोखा गुड़कियो, भाग गयो सुखनाथ। तो एक दोहा है कि भाई भाना पहला पड़ियो, भाना पहला पड़ियो, ठीक, पहला भाना पहला पड़ियो, पड़ियो मूले पर हाथ, पड़ियो मूले पर हाथ, और गंगा गोखा गुड़कियो, भाग गयो सुखनाथ। गंगा गोखा गुड़कियो, ये दोहा उतारने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, तो मैं पहले समझूंगा, भाग गयो सुखनाथ। तो इस आधार पे बताया जाता है कि भाई धक्का दिया गया था राव मालदेव के द्वारा गंगा को, और गंगा की हत्या कर दी गई थी। इस कारण से गौरीशंकर ओझा मालदेव को क्या बोलता है, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता। ठीक है दोस्तों, उतार लो कि भाई नागौर के साथ में, नागौर का शासक दौलत खां, उसके साथ में क्या होता है, उसको 1529 में रसेव की का युद्ध लड़ता है, गंगा की सहायता जैसी करता है, दौलत खां राव शेखा दोनों मिल जाते हैं। इस युद्ध में दौलत खां की हार होती है, गंगा जीत जाता है, शेखा मृत्यु को प्राप्त होता है। गंगा अफीम के नशे में युद्ध करता है। गंगा की मृत्यु के संबंध में विश्वेश्वर नाथ रेव कहता है कि भाई खिड़की से गिरकर खुद मर गया। गौरीशंकर ओझा कहता है कि नहीं भाई, मालदेव ने धक्का दिया था, और मालदेव मारवाड़ का क्या है, पितरंता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हैंग डाल लो राव मालदेव।
कल हमने सारी बात कर ली थी गंगा की, कि इसने कौन कौन सी स्थापत्य कला करवाई थी, इसने निर्माण करवाया था। जैसे गंगा बावड़ी बनवाई थी इसने, गंगे श्याम मंदिर बनवाया था, गंगेलाव तालाब बनवाया था जोधपुर के अंदर, हमने बात कर ली थी उसकी। अभी डालो मालदेव। राव मालदेव 1532 से, हेलो मालदेव 1532 से 1562 है, 267 नहीं है। ठीक है, तो मालदेव के बारे में जाके जान लो। मालदेव के पिता का क्या नाम था? भाई गंगा था, पढ़ के आए जस्ट। राव गंगा लिखो, गंगा मत लिखो। पिता राव गंगा, माता का नाम था पद्मा कुमारी। ये जो पद्मा कुमारी है वो सिरोही का एक शासक है, जगमाल देवड़ा उसकी पुत्री है। और वो जगमाल देवड़ा वही है कि मोकल जो था, पृथ्वीराज जो सांगा जो था, मुगल की पुत्री थी आनंदी बाई, उस आनंदी बाई की शादी होती है जगमाल देवड़ा से, सिरोही के। और सांगा का बड़ा भाई पृथ्वीराज, जिसकी हमने बात की थी, कुंवर पृथ्वीराज, उसको जहर देके मार देता है वो। हमने बात की थी जब मेवाड़ के केस में पढ़ाया था, तो वही है, उसी की पुत्री है पद्मा कुमारी। ये किसकी माता है? मालदेव की माता है। मालदेव का जो राज्याभिषेक था, वो राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सोजत में। कहाँ राज्याभिषेक हुआ था? सोजत में। तो मालदेव जब राजा बनता है तो मालदेव के पास सिर्फ दो परगने थे, पहला तो जोधपुर का और दूसरा सोजत का। और कहते हैं जब मालदेव की मृत्यु हुई तो मालदेव के पास 58 परगने थे, तो 56 परगने से जीते थे। जीते हैं तभी तो क्या कहते हैं इसके पास 58 परगने हुए हैं। तो ये भी लिख लो। स्टार्टिंग में मतलब जब मालदेव राजा बना तो उसके कितने परगने थे प्रारंभ में? प्रारंभ में इसके पास दो परगने थे, दो परगने थे। और ये दो कौन कौन से थे? पहला तो था जोधपुर का, दूसरा था सोजत। लेकिन कहते हैं इसने 52 युद्ध जीते थे और 58 परगने लास्ट में कितने परगने हुए? सर 58 परगने हुए। हम बात करें कौन कौन से परगने हुए उसकी भी चर्चा करेंगे। उतार लो इसको, फिर हम बात करते हैं मालदेव के आगे की, और आगे की चर्चा करेंगे मालदेव की, तो चर्चा कर लेते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे मालदेव की उपाधियों की। उपाधि, मालदेव को क्या क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो मालदेव कहा जाता है हिंदू हशमत वाला राजा। और ये हशमत वाले का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली राजा। भाई कौन से इतिहासकारों ने मालदेव को हशमत वाला राजा कहा है? तो फारसी इतिहासकारों ने। हशमत शब्द भी फारसी का ही है, हशमत शब्द भी फारसी का ही है, इतिहासकारों ने फारसी वालों ने इसको वो कहा है। और कोई अपने वाले में से किसने कहा है क्या? हाँ, तो अबुल फजल ने कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने भी खुदा कहा है शक्तिशाली राजा, हशमत वाला राजा कहा
है। तो दोस्तों उतार लो। एक इसकी जो उपाधि है वो मिलती है ना, हिंदू पथ बादशाह। हिंदू पथ बादशाह के नाम से हमें इसकी एक उपाधि और मिलती है, हिंदू बादशाह। कौन सी उपाधि? हिंदू बादशाह। हिंदू पथ बादशाह तो सामने कहते हैं, हिंदू बादशाह। हिंदू बादशाह इसकी एक उपाधि और है। यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे नोट डाल के लिख लो, जो हिंदू बादशाह है, हिंदू पथ बादशाह, वो कहा गया है सांगा को, और एक है हिंदू सुल्तान। ये कहा गया है उम्मा को। दो कंफ्यूजन ना हो, इसका आंसर बताइए। हिंदू बादशाह कहा जाता है मालदेव को, और हिंदू पथ और हिंदू सुल्तान को कहा जाता है कुंभा को। ठीक है दोस्तों, उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, आगे की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। समझना, समझते हुए चलेंगे आराम से। अब बात करते हैं, कहानी सुनना, बहुत अच्छी कहानी है। अब भाई 1532 में राजा तो बन गया मालदेव, और सबसे पहले मालदेव बनते ही, राजा बनते ही मालदेव ने जिस परगने पर आक्रमण किया था वो था फलोदी। इस पे आक्रमण किया था सबसे पहले, फलोदी परगने पे आक्रमण किया था, मारवाड़। कौन है मारवाड़ का? मालदेव। ध्यान से समझना। और जैसलमेर का एक शासक है जिसका नाम है लूणकरण सर, लूणकरण भाटी। ठीक है दोस्तों, तो मालदेव ने क्या किया, सबसे पहले जिस परगने को जीता था वो परगना था फलोदी परगना। कौन सा परगना था सबसे पहले? फलोदी परगने को जीता, फलोदी। और ये जो फलोदी परगना था किसके अंडर में आता था? ये भाटियों के अंडर में था ये। फलोदी परगना किससे जीता था? फलोदी परगना भाटियों से जीता था मालदेव में। अब मालदेव ने क्या किया, लोमकरण भाटी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो दबाव के कारण लोमकरण भाटी ने अपनी जो बेटी थी, उस बेटी की शादी किससे तय कर दी? भाई मालदेव से। कि भाई मालदेव, मेरी बेटी जिसका नाम है उमा दे, और इस उमा दे की शादी मैं तेरे से कर दूंगा। दबाव बना रहा है तो ठीक है भाई, तो बढ़िया से बारात लेकर के आप मेरे पास में, और हम बढ़िया शादी कर देंगे। ठीक है भाई, ये वाली बात मालदेव स्वीकार भी कर लेता है, और मालदेव क्या करता है, बोल देता है ठीक है भाई, बारात लेके आ जाऊंगा मैं, लूंगा पार्टी तेरे घर पे, और तू उमा दी शादी कर देना मेरे से। इससे हम संबंधित बढ़ जाएंगे, ससुर दामाद बढ़ जाएंगे, तो फिर आपसी द्वेष नहीं रहेगा, चलो बढ़िया रहेगा। तो कहते हैं मालदेव ने बहुत बढ़िया तैयारी की शादी की, और बहुत भव्य बारात लेकर के आया है जैसलमेर। ठीक है, अब क्या होता है, जब मालदेव इतनी बड़ी बारात लेकर के जैसलमेर में आता है, तो आसपास में चर्चा होने लग जाती है कि भाई क्या बारात लेकर के आया है, इससे पहले ना कोई ऐसी बारात हमने देखी थी, ना इसके बाद में भी देखेंगे। लोग ऐसी बातें करने लग गए। बातें बढ़ती 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 बढ़ती, जो रानी थी उसकी सखियों के पास पहुंच गई। रानी की जो सखिया थी वही बातें करने लगी, भाई मालदेव क्या बारात लेके आया है, और मालदेव क्या लग रहा है, मतलब कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर तो शायद भगवान भी नहीं लगते होंगे जितना मालदेव लगता है। दासियों से बात, रानी सखियों से बात पहुंची रानी तक, उमादेव तक, कि मालदेव तो बहुत सुंदर लग रहा है, और बहुत भव्य बारात लेकर के आया ही है। उमादेव लगा कि सच में ऐसी बात है, बहुत अच्छी बारात लेके आया है, कोई कमी नहीं है बारात में। तो सखियों ने कहा कि भाई बारात में कोई कमी नहीं है, बारात बहुत जोरदार है। ठीक है, तो जो सखिया थी उनकी बात मान रहे हैं, जो उमादेव उसकी भी इच्छा जागृत हो जाती है कि वो भी बारात को देखे।
कि भाई इतनी कितनी खतरनाक बारात लेकर के आ गया, इतनी कितनी भव्य बारात लेकर के आ गया, मैंने तो देखी उसको। तो पर क्या है भाई, शादी के टाइम पे दुल्हन बाहर निकल नहीं सकती। तो वो मालिक क्या सोचती है कि भाई काम करते किले के टॉप पे चल जाती हूँ, भाई उस टॉप से तो पूरा जैसलमेर दिख जाता है। और जब जैसलमेर दिख जाएगा तो बारात भी दिख जाएगी। ढंग से तो नहीं दिखेगी, पर देख तो लूंगी ना कम से कम। तो उमा क्या करती है, सीढ़ियों से फटाफट फटाफट किले के ऊपर चढ़ती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है तो एक कमरे से उसमें लड़ने की आवाज आती है। और कहते हैं कि जब वो थोड़ा पास जाके सुनती है तो उसका पिता लूणकरण भाटी अपनी रानी से लड़ता रहता है कि आज तो मारूंगा, आने दे बस एक बार कैसे भी करके उसको। एक बार आ जाए फेरों के अंदर, वो फेरे लेगा भाई, पीछे से टक्कू कूट दूंगा। रानी बोलती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, आपका दामाद होने वाला है। बोला कि जब उसने फलोदी पे आक्रमण किया था मैंने उसके साथ ही हाथ जोड़े थे कि फलोदी मत ले मत ले मत ले, पर उसने मेरी बात मानी नहीं। फलोदी उसने ले लिया मेरे से, तो आज मैं छोड़ू। तो रानी ने कहा कि अपन राजपूत है, और राजपूत में आदमी से विवाह, आदमी का विवाह होने से पहले कटार से विवाह किया जाता है। कटार से विवाह हो गया था, तो वैसे वो तो आपका दामाद बन चुका है, अपनी बेटी का घर क्यों उजाड़ रहे हो। लूण करने बोला नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, ना मानूंगा उसको। तो ये सारी सारी बातें कौन सुन लेती है, उमादे सुन लेती है। और उमादे को लगता है कि अब मेरी शादी तो हो ही चुकी है जब उसकी कटार से, तो मतलब मैं उसकी पत्नी तो बन ही चुकी हूँ, तो क्यों ना मैं अपने पत्नी धर्म को निभाऊं। तो उमादे क्या करती है, एक पत्र लिखती है और जस उसको मालदेव को कि आप जब आओ ना फेरे के अंदर तो थोड़ा ध्यान रखना, कवच वच पहन के आना, थोड़ा हिसाब से रखना, क्योंकि मेरे पिताजी तुमको मारने वाले हैं। मालदेव समझ, अच्छा मालदेव समझ जाता है कि अच्छा ये बात है। तो मालदेव कहता है ठीक है। तो मालदेव क्या करता है, अपने जो आसपास के सैनिक होते हैं, रक्षक होते हैं, तो बोल देता है कि कांगड़े जब मैं फेरे लूंगा तो उसके बाप को आसपास भटकने मत देना, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। यही होता है, जब मालदेव फेरा लेने के लिए आता है, उसके जो अंगरक्षक होते हैं वो उसके बाप के पास चले जाते हैं और उसके बाप को कमरे से नहीं निकलने देते हैं, दूरकरण घाटी को कमरे से ही बाहर नहीं निकलने देते हैं। और कहते हैं भाई फेरे वेरे हो जाते हैं, कंप्यूटर से शादी हो जाती है। अब शादी हो गई, अब शादी हो ही गई तो फिर हम दूरकरण घाटी भी क्या ही करें, मारना तो चाहता था पर मार नहीं पाए। और कहते हैं फिर 1536 में एकदम शादी हो जाती है। और क्या नाम है इसका, जो उमादे है वो क्या करती है, मालदेव के साथ में जोधपुर के लिए रवाना हो जाती है। किसके लिए रवाना हो जाती है, जोधपुर के लिए रवाना हो जाती है। अब समझ आएगी बात। जब क्या नाम है इसका, अब क्या होता है जब उमादे अब साथ साथ जाती है मालदेव के, तो ये अपने साथ साथ क्या है, अपनी कुछ सखियां भी ले जाती है। और अपनी जो सखियां लेके जाती है उसमें से एक सखी को लेके आती है, इसका नाम होता है बहारमली। किसको लेके आती है, बहारमली को लेके आती है। अपनी एक सखी होती है इसकी, इसका नाम होता है बहारमली। तो बहारमली को अपने साथ ले जाती है, बहारमली तू तो यहाँ क्या करेगी, मैं तो जा रही हूँ, तू भी चल मेरे साथ, दोनों वही हुए रहेंगे और साथ साथ रहेंगे, मजे करेंगे। तो बहारमली भी साथ साथ इसके आ जाती है। फिर उसको किसको साथ में जाती है, इसकी रात सहेली होती है, सखी होती है, दासी होती है, जिसका नाम होता है दासी होती है बहारमली। अब भाई शादी हो गई है तो फिर बात आती है रात की। रात के अंदर उमादे और बहारमली दोनों बैठी रहती है, और खबर पहुंचती है कि भाई मालदेव आ रहे हैं भाई रानी के कक्ष में। तो रानी कहती है बहारमली को कि बहारमली एक काम कर, थोड़ी देर तो उसको रोक ले, मैं तैयार हो जाती हूँ। और इतनी सुंदर तैयार होगी कि आज तो मालदेव मालदेव देखते रह जाएगा। बहारमली को लगता है कि ठीक है भाई रोक लूंगी। भाई मालदेव फुल पी के आता है, फुल नशे में होके आता है। अब मालदेव जिस दरवाजा खोलता है तो उसको बहारमली दिखती है। अब बहारमली उसको कुछ कहती है या नहीं कहती उसे तो पता नहीं, और उसे तो बहारमली की उम्मीद रखती है, और वो बहारमली के साथ ही प्रेम प्रसंग में डूब जाता है। इधर उमादे इंतजार करती रहती है कि भाई मालदेव अब आए अब आए अब आए। तैयार होने में टाइम लगता है, मैं तैयार होकर बैठ नहीं रही, पर वो आया नहीं अभी तक। बहारमली खुद बाहर आके देखती है तो कुछ और ही दिखता है उसको, मालदेव और बहारमली दोनों दोनों प्रेम प्रसंग में डूबे हुए हैं। इस बात से उमादे इतनी ज्यादा नाराज हो जाती है और ये रूठ करके कहाँ चली जाती है, तारागढ़ में। उठ कर कहाँ चला जाती है, तारागढ़ में। कौन सा तारागढ़ में, अजमेर वाले तारागढ़। रूट करके जनेकर का नाम क्या पड़ा, रूठी रानी। रूट करके जनेकर से क्या नाम पड़ा, रूठी रानी। फिर अब ये वहीं पे रहती है, वो वहां रूठी रानी वहीं रहती है। तो क्या होता है कि भाई ठीक है, टाइम बीतता है, वक्त बीत जाता है, लेकिन क्या होता है
जब मालदेव का शेरशाह से संघर्ष होता है तो मालदेव क्या करता है, उसे लगता है कि यार शेरशाह सूरी को अगर पता चले कि मेरी रानी जो तारागढ़ दुर्ग में रह रही है तो कहीं उसको नुकसान ना पहुंचाते, तो क्या करता है मालदेव शेरशाह सूरी के आक्रमण के दौरान इस उमादे को समझाने के लिए खुद के एक विश्वास पात्र को भेजता है जिसका नाम होता है इसरदास बारहट। क्या नाम रहता है उसका? उसका नाम रहता है इसरदास बारहट। तो ये इसरदास बारहट बहुत तगड़ा विद्वान होता है। तो ये ईसादास बाट पहुंच जाता है रोटी खाने के पास, मतलब उमादे के पास में, और उमादे को जाके बोलता है कि देखा बात ऐसी है कि भाई पति पत्नी के साथ मन चलती रहती है और पति पत्नी का तो रिश्ता ही नोक जोक का है। और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई जिंदगी भर एक दूसरे से लग रहे होंगे। अब हो गई तो हो गई गलती, मदिरा का सेवन कर रखा था, भवानी सिर पे थी उस टाइम पे, बाल ले तो नहीं देखा। पर इतनी सी मतलब क्या दिल में लगा लेना कि इतने टाइम से अलग हो करके आप यहाँ रह रहे हो, अगर मालदेव आपके गम में वहां ले रहा है, मेरी बात मानो और चलो। घर के अंदर चार बर्तन होते हैं तो बचते भी हैं, और इसका मतलब ये थोड़ा है कि उन बर्तनों को अलग अलग कर दो। मेरी बात मानो चलो। तो उमादेव को लगता है कि बात सही है कि भाई अब हो गया जो हो गया, क्या ही मतलब है, और पति पत्नी पत्नी तो है, तो चलो ठीक है भाई चलते हैं। तो उमादेव क्या करते हैं, यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ से रवाना होकर के कहाँ पहुंचती है, गांव पड़ता है कोसाना गांव, जिसके मैंने चर्चा की थी, कोसाना गांव जिसके हमने चर्चा की थी। सातल देव के टाइम पर 1500 सातल देव का युद्ध करता है, कोसाना का युद्ध करता है किससे? गुड़ले कहाँ से, पल्लू कहाँ से, वही कोसाना गांव में जाता है। अब क्या होता है, मालदेव की जो अन्य रानियां थी वो नहीं चाहती थी कि उमादे आए। वो क्यों नहीं चाहेगी कि भाई जब उमादे आएगी तो मालदेव का ध्यान उमादे पे जाएगा, और अन्य रानियां हैं वो अन्य रानियों की फिर इंपोर्टेंस चली जाएगी। आज के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या इंपोर्टेंस ही तो है भाई, किसी आदमी की इंपोर्टेंस चली जाती है तो कितना बड़ा होता है। तो अन्य राजा ने क्या किया कि उमादेव जोधपुर मतलब जोधपुर ना पहुंचे, तो इसने क्या किया, एक और विद्वान को भेजा अन्य रानियों ने। अन्य रानियों के पास भी विद्वान था जिसका नाम था आशानंद जी बारट। आशानंद बारट। रानी ने कहा कि आशानंद उससे बड़ी आशा है हमको, और ये जो इस सरदार ने काम किया है उमादेव को लेकर के आ रहा है, तो तू जा और कैसे करके उसको रोक। अब मैं नहीं जानती कैसे रोकेगा, पर तू रोकेगा। आशानंद के पास में काम बहुत सारा था, और आशा के कारण आशानंद कहाँ जाता है, कोसाना गांव चला जाता है। कोसाना गांव में किससे मिलता है, उमादेव से। और फिर आशानंद के बारे में समझाता है कि "ए रानी ये क्या कर रही हो, हालांकि तुम्हारी प्रतिज्ञा थी, पिता मतलब पति ने एक गलती क्या कर दी और तुम जीवन भर उससे दूर रह रही हो। ये तो एक तरह से आने वाली स्त्रियों के लिए क्या है, आइडल है। तो आने वाली जो जो पत्नियां हैं, रानियां हैं, आपको आइडल के रूप में देखेगी कि भाई कोई पति गलती करेगा तो उसको फिर ऊपर माफी नहीं मिलेगी। और आप क्या कर रहे हो, सब कुछ भूल करके आ रही हो, आने वाली जो स्त्रियों को गौरव समाप्त कर रही हो आप तो। गलत बात है, गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये चीज समझे तो हमारे को ये वाली बात भी सही लगती है कि बात तो ये भी सही है कि अगर मैं क्या करती हूँ, चली जाती हूँ, तो जो गौरव बना हुआ है, जो औरतें जानिया मेरे को कुछ मानती है नहीं, वो गौरव कम हो जाएगा कि ये तो वापस आ गई अपनी प्रतिज्ञा या फिर अपना सब कुछ भूल करके। तो जैसे ही सोच में पड़ जाती है उमाले, तो इतने में क्या करता है, आशा भारत एक दोहा बोलता है कि मान रखे तो पीव रखे तजमान, दो दो गेंद न बंधाऊ, एक ही खंबे थान। मतलब कि मान रखे तो पीव तजमान का मतलब मैं आत्मसम्मान रखना चाहती हूँ, तो पीव का मतलब पति को त्याग दो, तज का मतलब त्यागना। और पीव रखे तजमान, और अगर पति को रखना चाहती हो तो फिर अपने आत्मसम्मान को त्याग दो। दो दो गेंद न बंधाऊ, मतलब कि दो दो, ध्यान मतलब हाथी है, दो दो हाथी एक ही खंबे था, एक ही खंबे पर दो हाथी नहीं बांधे जा सकते। मतलब कि आप चाहती हो कि पति को भी रख लो और आत्मसम्मान को भी रख लो, तो ये संभव नहीं है। तो ये चीज क्या करती है, मतलब कि उमा देव को बिल्कुल हिट करती है उसके हार्ट में और ब्रेन में। और उमा देव क्या करती है, यहाँ चली जाती है, केलवा चली जाती है, राजस्थान में जगह पड़ती है केलवा। यहाँ से कहाँ चली जाती है उमा देव, केलवा चली जाती है, केलवा।
ये लो चलेगा संबंध में। और कहते हैं जब मालदेव की मृत्यु होती है तो उसकी पगड़ी के साथ में ये सती भी यहीं पे होती है, और इसकी जो छतरी बनी हुई है वो छतरी भी यहीं बनी हुई है। ये पूरी की पूरी कहानी थी किसकी? उमा देवी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मालदेव के युद्धों की। साहेबा का युद्ध, साहेब का युद्ध, साहेबा का युद्ध पढ़ते हैं, वो चर्चा करेंगे अब। तो तारला स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चर्चा करते 1541 ईस्वी के अंदर क्या होता है, जो मालदेव है वो किस पे आक्रमण कर देता है? बीकानेर पे आक्रमण कर देता है 1541 में। अब देखो विडंबना, बाप की सहायता कर रहा है बीकानेर का राव देसी सेव सेवड़ी के युद्ध में, याद करो 1529 के अंदर हमने पढ़ा था सेवकी के युद्ध में, तो बेटा उसी पे हमला करता है 1541 ईस्वी के अंदर। साहेबा का युद्ध जिसे हम बोलते हैं, या साहेब का युद्ध। किस किस के बीच में होता है? तो मालदेव, मारवाड़ कौन है? मालदेव वर्सेस बीकानेर कौन है? बीकानेर, बीकानेर का है राव जैत सिंह। बीकानेर कौन है? बीकानेर का राव जैत सिंह। लिख लो, बीकानेर का राव जैत सिंह। भगवान जाने क्या कारण रहे होंगे, वैसे कारण तो है, पर अभी उन कारणों की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सिटी के अंदर सिर्फ आपसे पूछा है साहेबा साहेब किस किस इमेज में हुआ था, मतलब करें। मालदेव का जो सेनापति था ऊपर राठौर, ऊपर राठौर बहुत योग्य सैनिक था भाई, सेनापति था। अब मालदेव हमला करता है बीकानेर के रावत जस्सी पे, और जीत कौन जाता है भाई? मालदेव जीतता है, इसकी क्या जाती है? इसकी हार हो जाती है। जब रावत जस्सी की हार होगी तो उसका पुत्र था कल्याण। ये कल्याण में कहा चला जाता है? कल्याण, कल्याण में चला जाता है शेर शाह सूरी की शरण में। दिल्ली के अंदर किसकी शरण है? दिल्ली के अंदर किसका चला गया? शेर शाह। शेर शाह सूरी की शरण में चला जाता है कौन? कल्याण बल, जो राव जैसी का पुत्र है। और मालदेव ने क्या कर दिया? इस पानीपत युद्ध को जीत लिया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। मालदेव, यहाँ से क्या चेन जुड़ी हुई है हुमायूं की। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को निकाल दिया, हुमायूं को हरा दिया, एक तो कौन सा युद्ध लड़ता है? गलग्राम का, और एक चौथा को युद्ध, दो युद्धों में हराता है हुमायूं को। तो हुमायूं को जब शेरशाह सूरी ने हरा दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तो हुमायूं क्या करता है? सिंध की तरफ जा रहा होता है। जब सिंध की तरफ जा रहा होता है तो बीच में जगह पड़ती है मारवाड़, और हुमायूं को पता चलता है कि मारवाड़ के अंदर मालदेव शासन कर रहा है, बहुत योग्य शक्तिशाली राजा है। तो क्या करता है मालदेव, हुमायूं क्या करता है, अपने जो 3 सैनिक है, एक जगह पड़ती है मारवाड़ के अंदर जोगी तीर्थ, जोगी तीर्थ नाम की जगह पड़ती है, उस जगह पर रुकता है हुमायूं। और अपने जो 3 सैनिक होते हैं, एक का नाम होता है मीर समंद, एक का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है मीर समंद, एक का नाम होता है रायमल सोनी, और एक का नाम होता है अतका खान। क्या करता है हुमायूं? अपने 3 जो सैनिक होते हैं, एक का नाम होता है मीर समंद, दूसरा होता है रायमल सोनी, और तीसरा होता है अतका खान। इन तीनों को कहता है कि तुम तीनों के तीनों जाओ मालदेव के पास में और ये बोलो कि मेरे को सहायता की जरूरत है, और मैं क्या है मुगल वंश का, मुगल वंश से संबंधित, तो मैं मुगल वंश का उत्तराधिकारी हूँ, और अगर मेरी गद्दी छीन ली शेरा सूरी ने, अगर मालदेव मेरी सहायता करता है और मुझे गद्दी वापस दिलवा देता है, और चूंकि मुझे गद्दी मिल जाती है, तो मैं मालदेव को सोने में तोड़ दूंगा। तीनों के तीनों पहुंच जाते मालदेव के पास में और बात पूरी बता देते मालदेव की, ऐसी ऐसी बात है। तो कहते हैं मालदेव ने आश्वासन दे दिया था कि ठीक है मैं सहायता कर दूंगा किसकी? हुमायूं की, शेर सूरी के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, तीनों के तीनों जाते हैं, हुमायूं को बता देते हैं कि भाई राजी हो जाओ, सहायता कर देगा। पर इसका एक वो होता है लाइब्रेरियन लीडर, पुस्तकालय अध्यक्ष, इसका नाम होता है मुल्ला सुर्ख।
तो क्या नाम होता है, मुल्लासुर। और मुल्लासुर ये कहता है कि नहीं नहीं, अभी हमको किसी पर भरोसा नहीं करना है, अभी हमारे दिन मान खराब चल रहे, क्या पता कौन धोखा दे दे। और ये मुल्लासुर के दोस्तों मूर्ख नहीं, गलती से लिख गया मुल्लासुर। अभी हमको किसी का भरोसा नहीं करना, हमारा दिन मन खराब चलता है। और भरोसा किस पे करेगा, मालदेव के ऊपर। अरे इसका इतिहास तो देखो, बाप की सहायता कर रहा था जेलसी, उसी को नहीं छोड़ा इसने, आपकी तो सहायता क्या ही करेगा ये। तो हुमायूं मुल्ला सुर की बात मानकर सिंध की तरफ निकल जाता है, फिर कहाँ रहता है, अमरकोट रहता है ये। तो इसकी बात यहीं पे खत्म करते हैं बड़ा। अब क्या होता है, कल्याण वाली सारी सारी बातें किसको बताता है, शेरशाह को। कि देखा, मालदेव को देखा, मेरे पापा ने सहायता की थी, उसके बावजूद उसने मेरे को, हमारे पापा का आक्रमण किया, हम मेरे को घर में से बेघर कर दिया। और आपका दुश्मन हुमायूं, उसको भी तो शर्म दे रहा था ये, आपके खिलाफ आक्रमण करने की योजना बना रहा था। तो मैं शेर शुरू में बातें सुनता हूँ तो शेर शुरू को गुस्सा आता है कि अच्छा ये बात है क्या। चलो कोई बात नहीं। तो शेरशाह सूरी क्या करता है, 1544 के ऊपर युद्ध कर, आक्रमण करता है, किसके ऊपर, मारवाड़ के ऊपर। और एक युद्ध होता है जेतारण का युद्ध। जेतारण एक जगह है जहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है, इसका नाम क्या पड़ गया, जेतारण का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। हेडिंग डाल लो, ये सारी चीजें तुम बेटा दो। जेतारण का युद्ध डाल लो, 1544, गिरी सुमेल का युद्ध। 5 जनवरी 1544 ईस्वी, जेतारण का युद्ध। जेतारण में गिरी सुमेल। मारवाड़ वर्सेस शेरशाह सूरी, दिल्ली सल्तनत लिखो, शेरशाह सूरी। मारवाड़ में देखो, मालदेव लिखो, मालदेव और शेरशाह सूरी। मालदेव के दो सेनापति थे, जेता राठौड़, कुंपा राठौड़। जेता राठौड़ दोनों बहुत योग्य थे। शेरशाह सूरी की जो सहायता कर रहा था, पहले पहले तो कौन, कल्याण बंद कर रहा था, बेकार है कल्याण बंद। और एक कर रहा था वीरमदेव, मेड़ता का वीर। कहाँ का, वीरमदेव। भूल थोड़ी ना गई वीरमदेव को, दरिया जो साथी कहानी बताया था ना, वही वीरमदेव। दोनों के दोनों नफरत कर रहे थे मालदेव से। युद्ध होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, शेरशाह सूरी ने इसके अंदर रिजर्व सेना रखी थी, रिजर्व सेना। और जिसका अध्यक्ष रहा था जलाल खां जलवानी, जलाल खां जलवानी। राजस्थान के इतिहास का एकमात्र युद्ध जो रिजर्व सेना के दम पर जीता गया था, इंपॉर्टेंट है, समझना कैसे। कि क्या होता है, मालदेव को पता चलता है शेरशाह सूरी युद्ध करने के लिए आ गया है। तो मालदेव अपने दोनों सैनिक सेनापति को बुलाता है कि भाई हाँ भाई, जीता कुब्बा क्या विचार है, आने तो साले को मारवाड़ में, जोधपुर में, इसको वहीं घेर लेंगे। जेता को मना कर देते कि नहीं नहीं, महाराज ऐसा मत करो, अगर वो जोधपुर में आकर आ जाता है, यहाँ युद्ध करते हैं, तो गलती से भी थोड़ी बहुत अनहोनी हो गई तो सबसे पहले तो वो जोधपुर पर अधिकार कर लेगा, तहस नहस कर देगा। इसको क्या करते हैं अपन, मारवाड़ की सीमा पर ही रोक देते हैं। तो सीमा पर कैसे रोके भाई, ये भी बताओ। एक जगह पर, एक जगह है जेतारण, और मैं वहीं का हूँ, मैं जानता हूँ। जेता हुआ कहते हैं कि हम वहीं के, हम जानते हैं उसको, तो वहाँ पे हम युद्ध कुशल के कुशल है, वहाँ पे हम, वहाँ पे अच्छी हमने प्रैक्टिस कर रखी है। हमको पता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है और वहाँ पे किस तरह के दाव पेच लगाने हैं, हमको पता है, तो हम वहाँ जिता देंगे, आपको टेंशन। मालदेव को बात सही लगती है तो मालदेव कहता है ठीक है भाई, चलो उठा लो सेना, पहुंच जाओ वहाँ पे। तो मालदेव ने कहाँ पैर डाल दिया, जेतारण के अंदर। उधर से शेरशाह सूरी आ गया। कहते हैं मालदेव की सेना देख करके शेरशाह सूरी हिल गया था।
मालदेव लगातार जीत रहा था, तो मालदेव बहुत योग्य से निकला, योग्य राजा था उस टाइम पे, और उसके सेनापति भी बहुत योग्य थे। तो शेषासुर को लगता है कि मैं सेना के दम पे तो इस युद्ध को नहीं जीत सकता, मुझे कूटनीति का प्रयोग करना पड़ेगा। कूटनीति का प्रयोग कैसे करूँ? फूट डालनी पड़ेगी भाई इसके सेना में। और फूट कैसे डालू? तो क्या करता है, शेषासुर एक पत्र लिखता है, और उस पत्र को जेता कुंपा का जो कैंप होता है उसके बाहर पटकवा देता है। किसी सैनिक के हाथ में वो पत्र लग जाता है, वो पत्र सैनिक ले जाकर के मालदेव को दे देता है। ये पत्र था जो जेता कुंपा के बाहर पड़ा हुआ था। और क्या कहते हैं, आप देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अब जब मालदेव उस पत्र को पढ़ता है तो पता चलता है कि भाई पत्र में तो ये लिखा था कि भाई धन्यवाद जेता कुंपा, थैंक यू, तो तुम मालदेव को मेरे कहने पे यहाँ तक तो लेकर आ गए। अब उसको हम कल मार देंगे, और तुमको तुम्हारा जो हिस्सा है, जो रकम है, उसको कल मिल जाएगी। तो मालदेव को फिर समझ आता है, मालदेव पुराने तारों को जोड़ता है कि अच्छा इस कारण से मेरे को यहाँ लेकर के आए, इस कारण से बोल रहे थे, क्या कहते हैं कि जिस कारण में हम युद्ध कुशल है, हम दाव पे जानते हैं, हम वहाँ लड़ लेंगे, ये हुआ था इसलिए बोल रहे थे। तो कहते हैं कि जो मालदेव है ये अपनी 80% सेना को लेकर के वापस चला जाता है। बचता है बचती है 20% सेना और जेता के पास, और सामने शेषासुरी की इतनी बड़ी सेना। अब जेता को सोचता है कि अगर यहाँ से भाग जाते हैं तो एक कलंक तो लगा हुआ है गद्दारी का, दूसरा कलंक और लग जाएगा भागने का। तो क्या करें, और जीत सकते नहीं है इतनी सेना से। चलो भाई जीत नहीं सकते तो पर युद्ध तो करेंगे, और जेता और कुपा युद्ध करते हैं शेषासुरी से, और बड़ी वीरता से युद्ध करते हैं, और युद्ध में दोनों के दोनों वीरता को प्राप्त हो जाते हैं। इनका जो कलंक था, अमिट कलंक, उस कलंक को धोने की पूरी कोशिश करते हैं, और काफी हद तक धोने में सफल हो जाते हैं, परंतु युद्ध नहीं जीत पाते हैं। और जो शेरशाह है वो जेता या गिरफ्तार का युद्ध जीत जाता है, और जीतने के बाद किस पर अधिकार कर लेता है? जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। किस पर अधिकार कर लेता है? जोधपुर पर अधिकार करता है। लेकिन कहते हैं कि शेरशाह सूरी को ये युद्ध जीतने में बहुत भयंकर पसीने आ गए थे। वो कहते हैं कि जेता कुपा की सेना हार ही नहीं मान रही थी, और लड़ते जा रही थी, लड़ते जा रही थी, लड़ते जा रही थी। तो क्या होता है, जब शेरशाह सूरी की जो सेना खत्म होती जा रही थी, इधर से इसके भी सैनिक खत्म हो रहे थे, तो शेरशाह सूरी की जो थकी हुई सेना थी उसने उसको तो रेस्ट दे दिया, और जो रिजर्व सेना थी एनर्जी से भरपूर, फिर उनको बुला लिया कि अब आ जाओ। इधर से इसकी सेना थकी हुई थी, तो रिजर्व सेना ने ही पूरा तख्ता बदल दिया था। अगर ये रिजर्व सेना नहीं होती, यही आपस में लड़ रहे होते, तो हो सकता था कि ये जो गिरी समय का युद्ध है जेता कुंभा जीत जाते हैं। परंतु रिजर्व सेना ने आते ही तख्ता बदल दिया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, और पूरा जो युद्ध का परिणाम था वो किसके पक्ष में लाके डाल दिया? शेरशाह सूरी के पक्ष में लाके डाल दिया। और जो शेरशाह सूरी है, तो वो शेरशाह सूरी क्या करता है, इस युद्ध को जीत जाता है। जीत के किस पर अधिकार कर लेता है? जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, जोधपुर पर अधिकार करने के बाद में उसका प्रशासक किसको नियुक्त करता है? जोधपुर पर अधिकार करके प्रशासक किसको नियुक्त किया? खवास खां को। जोधपुर में युद्ध करिए, उसको जीत लिया, और उसका जो क्या कहता है प्रशासक किसको बनाया? खवास खां को उसका प्रशासक बना दिया। जेता कुंभा लड़ते वही मारे गए, वो गिरी सुमेल गिरी के अंदर की क्षत्रिय बनी हुई है, ये भी नोट डाउन करिए। अभी जो युद्ध है, इस युद्ध की जानकारी हमें कौन देता है, तो उसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। जेता और कुंभा की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो इनकी छतरी गिरी में बनी हुई है। छतरी कहाँ बनी हुई है? गिरी गांव। अभी इस युद्ध है, इस युद्ध की जानकारी हमें कौन देता है? एक ग्रंथ है जिसका नाम है तारीख ए शेर शाही। एक ग्रंथ है, इसका क्या नाम है? तारीख ए शेर शाही। और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अब्बास खां शेरवानी ने। किसने लिखी थी? अब्बास खां शेरवानी ने। फिर उसको किसने लिखी थी? सरवानी। अब्बास खां सरवानी ने लिखी थी। अब्बास अब्बास खां सरवानी। इसने इस ग्रंथ को लिखा था। इस ग्रंथ से हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, युद्ध की जानकारी मिलती है। लिख लो, युद्ध की जानकारी।
कहते हैं जब जोधपुर पर अधिकार कर लिया शेर सूरी ने, तो जो मालदेव मालदेव कहाँ चला गया था? मालदेव चला जाता है सिवाना। मालदेव कहाँ चला गया? मालदेव सिवाना चला गया। सिवाना को क्या कहा जाता है? मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली, कुछ भी करो, किसको कहा जाता है? सिवाना को कहा जाता है। कहता है कि जब किस्मत बहुत अच्छी थी मालदेव की, 1544 में शेषा सूरी जीतता है जोधपुर को। 1545 में आक्रमण करने जाता है कलिंगर के दुर्ग पे, और एक तोप चला रहा होता है तोपची के द्वारा, तो शेषा सूरी शायद हो सकता है कुछ अलग ही ट्राई करने की मूड में था, तो शायद खुद वो तोप चलाने का प्रयास करता है, तोप का गोला फट जाता है, तो गोला फटने से किसकी मृत्यु जाती है? तो शेरशाह सूरी की क्या होती है? तोप के गोले फटने से मृत्यु जाती है। और कहते हैं उसके जस्ट बाद में ही मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है, उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्लास काफी लंबी हो रही है। अब जो मालदीव का स्थापत्य कला है उसी से हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए मस्ती से, फालतू लोड लेने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।